नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस कार्यालय में नहीं है शहीद सीओ का एसएसपी को भेजा गया पत्र वायरल होने के बाद एसएसपी कार्यालय में ढूंढी गई हैं फाइलें। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसओ विनय तिवारी के भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। विनय तिवारी पर विकास दुबे से साठगांठ का आरोप लगाया था। उस पत्र में तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने नहीं की थी एसओ पर कोई कार्रवाई, लेकिन अपडेट यह है कि अब वो पत्र गायब हो गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, पुलिस कार्यालय में शहीद सीओ की तरफ से जो पत्र लिखा गया था एसएसपी को, वो मौजूद नहीं है। वो पत्र कहीं गायब हो गया है। पत्र वायरल होने के बाद एसएसपी कार्यालय में तमाम फाइलों को खंगाला गया, ढूंढा गया, लेकिन उस पत्र के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसओ विनय तिवारी के भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। उस पत्र में विनय तिवारी पर विकास दुबे से साठगांठ का आरोप लगाया था। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी ने तब कोई कार्रवाई एसओ विनय तिवारी पर नहीं की थी। 13 मार्च 2020 को वो पत्र देवेंद्र मिश्रा की तरफ से लिखा गया था तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को, और उसमें इस बात की शिकायत की गई थी कि एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अब वो पत्र गायब हो गया है। उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कुख्यात अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि विनय कुमार तिवारी पूर्व से ही विकास दुबे के पास आना जाना रहता है। अगर थानाध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो आगे गंभीर घटना घटित हो सकती है। और श्याम तिवारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, कहां गायब हो गया वो पत्र, क्या जानकारी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पत्र सीओ की बेटी ने जो सीओ की फाइलें हैं उनमें से ढूंढ करके निकाला था, जिसकी एक कॉपी उस पर मौजूद थी, और इसके बाद ये पत्र उन्होंने खुद वायरल किया है। और ये पत्र वायरल होने के बाद पूरी तरीके से सनसनी मच गई। पुलिस विभाग में आनन फानन में एडीजी ने इस बात का जांच के आदेश दिए, और जब ये पत्र ढूंढा गया तो ये पत्र नहीं मिल रहा है। पुलिस विभाग के जो बाबू हैं उन्होंने पूरा कार्यालय खंगाल डाला, जो फाइलें थी उनको पलट डाला, लेकिन अभी तक ये पत्र उनको बरामद नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि पत्र आया ही नहीं है, लेकिन देखना यह होगा कि पत्र अगर लिखा गया है तो पत्र आया क्यों नहीं, अगर आया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं पुलिस के सिस्टम पर कि सीओ ने पत्र लिखा था, वो पत्र वहां से चला, और इसके बाद जब ये पत्र वायरल हुआ है, आज ये पत्र वायरल किया गया है, इसके बाद ये पत्र गया कहाँ, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है ये पत्र, जिसपे सीओ ने गंभीर आरोप लगाए थे तत्कालीन एसओ पर। और एसओ पर इस तरीके के आरोप थे कि वो मिला है विकास दुबे से, और आने वाले समय पर ये पुलिस और जो अपराधी का गठजोड़ है बड़ी घटना का कारण बन सकता है, ये आशंका उन्होंने जताई थी। और आखिरकार हुआ भी वही, और जब पुलिस दबिश देने के लिए गई उस पर, तो उसने अपने साथियों के साथ पुलिस के ऊपर न केवल हमला किया और 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं पहले से ही सीओ को यह अंदेशा था कि जिस तरीके से चौहदपुर पुलिस की कार्यप्रणाली है और जिस तरीके से उसका गठजोड़ है अपराधी के साथ, तो कहीं आगे कोई बड़ी वारदात हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक पत्र और सीओ ने लिखा था। वो पत्र था एक जुए को लेकर के, जुए की फड़ वहां पर लगती थी और सीओ की टीम ने वहां पर छापेमारी की थी, और पुलिस ने सीओ ने ये जुआ पकड़ा था। उसके बाद सत्यनिष्ठा को आधार बना करके सीओ ने तत्कालीन एसएसपी को एक पत्र लिखा था, जिसमें मामले की जांच कराई गई थी। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि ये जो जुआ चल रहा था वो एसओ की जानकारी में था, कहीं ना कहीं एसओ की इसमें संलिप्तता थी। उस मामले की जांच हुई और उस पर पुलिस ने जो एसओ विनय तिवारी हैं उनको क्लीन चिट दे दी थी। जी ऋषभ, दोपहर में जब इस पत्र का जिक्र हुआ तब हमारे संवाददाता ने आईजी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। शाम होते होते पता चला कि वो पत्र ही गायब हो गया। अमित, देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो सीओ का डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है, जब वो किसी को पत्र लिखते हैं तो एक डिस्पैच नंबर उनके रजिस्टर में चढ़ा होता है, तो डिस्पैच में अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। और एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी का जो रिसीविंग का रजिस्टर होता है, जहां पर डाक रिसीव की जाती, वहां भी ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। हालांकि पुलिस में जो कार्रवाई होती है वो इस तरह से होती है कि कई बार गोपनीय पत्र जो होते हैं उसके नाम पर सिर्फ एक लिफाफा चढ़ाया जाता है कि एक लिफाफा यहां से भेजा गया और वहां पे गोपनीय लिफाफा
रिसीव किया गया, लेकिन उस लिफाफे के अंदर क्या था इस चीज का जिक्र आमतौर पे पुलिस के रजिस्टर्स में नहीं होता है। तो अब ये जांच तमाम बातें साफ होंगी कि क्या सिर्फ लिफाफा चढ़ा हुआ था डिस्पैच और रिसीविंग के रजिस्टर में या इस चीज का जिक्र भी था। हाँ, हालांकि एक शख्स से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि क्या सीओ साहब ने ये चिट्ठी लिख के अपने पास रखी हुई थी और उन्होंने ऑफिशियल जो चैनल होता है उसके तहत एसएसपी को भेजी थी या नहीं। ये बात लिखा पढ़ी के अलग हो जाती है, लेकिन पूरे कानपुर शहर में ये बात आम है कि सीओ और एसओ के बीच में खटपट चल रही थी। एक बार जुआ पकड़ने का मामला हुआ था और एक बार विकास दुबे के घर पे ये दबिश का मामला भी हुआ था। और जिस मामले की ये चिट्ठी बताई जा रही है कि एक मामले में 386 जो रंगधारी की धारा होती है वो हटाई गई थी विकास के खिलाफ, ये मामला था। इसको लेकर के सीओ ने लगातार एसओ के खिलाफ खतो किताबत की थी और वर्बल भी ये बात कही थी, लेकिन तमाम जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने शायद उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, या जो शुरुआती स्तर पे जांच करवाई गई उससे ही वो मुतमईन हो गए किसी बड़े अधिकारी से। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से आपकी बातचीत भी हुई है, उस बारे में क्या जानकारी, क्या आपने ये सवाल उनके सामने रखा था, इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया? जी, मेरी जो बात हुई थी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी से, तो उनका ये कहना है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई पत्र नहीं है। तो अब लेकिन मामले की जांच शुरू हो गई है, तो जो जांच अधिकारी है वो जांच करके बेहतर तरीके से बताने में सक्षम होंगे। लेकिन आनंद देव का इतना जरूर कहना था कि उनकी जानकारी में नहीं था ऐसा कोई पत्र। अगर उनकी जानकारी में ऐसा कोई पत्र आता तो वो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करते। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुकदमे का जिक्र किया जा रहा है, धारा 386 जो हटाई गई थी विकास दुबे के ऊपर से, वो एक रोड रेज का मामला था। दो पक्षों में आपस में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें विकास के खिलाफ 386 रंगदारी की धारा लगाई गई थी और दूसरे पक्ष के ऊपर 395 डकैती की। दोनों ही धाराएं विवेचक को, जो आईओ था उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको उचित नहीं लग रही थी, लिहाजा उसने हटाई होंगी। उनकी ओर से या एसओ की ओर से किसी दबाव की बात तब तक सामने नहीं आई थी, ना ही ऐसी कोई शिकायत आई थी। लेकिन सीओ की जब ये चिट्ठी वायरल हो जाती है तब इस बात पे सवाल जरूर उठने लगते हैं कि क्या विकास को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर मुकदमे से जो गंभीर धारा थी 386 रंगदारी की, वो हटाई गई थी, उसको हटाया गया। आशुतोष इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से कानपुर हत्याकांड हुआ है उसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें जो है विकास दुबे को सर्च कर रही हैं। ऐसे में पुलिस को सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है, चूंकि इटावा और औरैया कानपुर देहात का बॉर्डर लगता है, तो ऐसे में पुलिस ये मान के चल रही है, जो पुलिस के सूत्र है वो बताते हैं कि कहीं विकास दुबे चंबल के रास्ते होते हुए, और चूंकि क्वारी नदी और चंबल नदी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ती है, इसके अलावा यमुना आगरा के बॉर्डर पे पड़ती है, तो पुलिस को आशंका है कि हो सकता है विकास दुबे बीहड़ का सहारा लेते हुए नदी पार करके कहीं दूसरे राज्यों में तो नहीं चला गया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, और जो इटावा और औरैया की पुलिस है वो बाकायदा बीहड़ों में कॉम्बिंग कर रही है, लगातार विकास को खोज रही है। पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि अगर उसने नदी क्रॉस नहीं की होगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं चंबल के बीहड़ों में ही सहारा लिए हुए बैठा होगा। तो ऐसे में पुलिस अब पूरी तरह से मूड बना चुकी है। खुद एसएसपी इटावा जो है उन्होंने अपनी कमान संभाल रखी है, तमाम टीमें लगा रखी हैं। इटावा में शाम को जो बॉर्डर है उन पर चेकिंग लगा दी जाती है, सुबह शाम लगातार लोगों को रोक कर चेक किया जा रहा है। तो पुलिस अब किसी भी कीमत पे विकास दुबे को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं रख रही है। वो हर हालत में विकास कहीं भी होगा उसे खोजने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि इटावा पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो बीहड़ों में लगी हुई हैं। लेकिन कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। सवाल अब भी बरकरार है कि विकास दुबे कहां है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर आगरा से है, जहां पर बीच हाईवे पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। कार टकरा जाने के बाद दबंगों ने सरेआम एक युवक को बुरी तरह से पीटा है। यह पूरा मामला थाना इत्मादपुर क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक की कार टकरा गई। उसके बाद दूसरी कार सवार दो युवक निकले और जमकर लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। रास्ते में जा रहे किसी राहगीर ने दबंगई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। कार टकरा गई और इसके बाद ये दोनों युवक अपनी कार से उतरते हैं और जिस कार से इनकी कार में टक्कर होती है उस कार से इस युवक को बाहर खींचते हैं, पूरी तरह से सरेआम लात घूंसों से इसकी पिटाई करते हैं। उधर सिद्धार्थनगर में दबंगों ने घर में घुसकर गरीब परिवार के साथ मारपीट की है। इस मारपीट में एक महिला बेहोश हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की है। इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी बुजुर्ग का यह पूरा मामला है। तो दबंग लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। उसी की वानगी हर शहर में देखने को मिल रही है। कहीं सरेआम
राह चलते लोगों की पिटाई की जा रही है, तो कहीं किसी पुरानी रंजिश में घर में घुसकर बुरी तरह से लोगों को पीटा जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सियानी गेट थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 20 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 94,30,000 रुपए की नकदी और भारी मात्रा में सोने के जेवरात बरामद किए हैं। ट्रांसपोर्टर ने चोरी के मामले में अपने 2 नौकर पर केस दर्ज करवाया था। ये दोनों ही नौकर सीसीटीवी में स्कूटी पर बैग लेकर भागते हुए दिखे थे। पुलिस ने एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। उधर जौनपुर में भी 1 करोड़ की डकैती के मुख्य आरोपी सतीश सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की दबिश से डरकर डकैत ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये डकैत वेशभूषा बदलकर सीजीएम कोर्ट पहुंचा था। सतीश सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम था। 15 मामलों में वो वांछित चल रहा था। फिलहाल 1 करोड़ की डकैती मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और इसी बीच वो भेष बदलकर सीजीएम कोर्ट पहुंचा और वहां उसने सरेंडर कर दिया। और ग्रेटर नोएडा में चलती कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में मर्सिडीज कार जलकर खाक हो गई। कार सवार दंपत्ति दिल्ली से ग्रेटर नोएडा फ्लैट देखने के लिए आए थे और इसी दौरान जब वो सूरजपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे तभी हादसा हो गया। दंपत्ति ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। और चलिए आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में 933 कोरोना मरीज मिले हैं। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 8,718 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में अब तक 809 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,918 सैंपल टेस्ट किए गए। और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि मार्च में हम पहले सिर्फ 200 टेस्ट किया करते थे हर रोज, लेकिन अब 28,000 टेस्ट हर रोज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 8 मार्च में हमारा 200 होता था प्रतिदिन और आज हम लगभग 28,000 टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं। और इससे हमको ये भी पता लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हर जनपद में बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। इससे हमको जानकारी होना चाहिए कि हमारे समाज में कितना इन्फेक्शन बढ़ा है और पॉजिटिव केस कितने हमारे निकल रहे हैं। इसको हम जितना आगे निकाल के इनका उपचार के लिए हम लोग तैयार करते हैं, उतना ही हमारा मृत्यु दर कम होगा। तो पॉजिटिव सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना और उसमें उपचार के लिए उनको भेजना, क्योंकि 80% एसिम्प्टोमेटिक आते हैं, उनको हम 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर ही उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी इस तरह के केसेस भी हैं जहां लोग पहले से कुछ अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो उनको भी देखना हम लोग का काम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस बार हमारे लिए चैलेंज ज्यादा है क्योंकि कोरोना भी है और साथ साथ जेईएस भी है, डेंगू भी है। मानसून 15 दिन पहले आ चुका है। इसके कारण भी जगह जगह जल जमाव के कारण भी ये समस्या गहरा सकती है। इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ आई है और उन लोगों ने पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बहुत व्यापक कार्य योजना बनी है। यद्यपि आज से पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर हमने सर्विलांस की एक टीम सक्रिय की। ये टीम दोनों प्रकार का कार्य करेगी। एक तरफ कोविड-19 की स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी, तो साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उस लक्षण के आधार पर संचारी रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी उसके माध्यम से डिटेक्ट करने की कार्रवाई होगी। और गोरखपुर में अब शेरनी दस्ता मंचलों को सबक सिखाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्षपीठ में इस दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी गई है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में ठीक से गश्त कर पाएं। शेरनी दस्ते की ड्यूटी
ऐसी जगहों पर लगाई जाएगी जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं और छात्राएं आया जाया करती हैं। इससे पहले महिला आरक्षी की ड्यूटी सिर्फ थानों में ही लगाई जाती थी, क्योंकि इनके मूवमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि इस दस्ते के गठन के बाद से अब मंचलों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। को तेज रफ्तार, करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया है कि राज्य में ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद के नाम चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा है कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों की हत्याएं और जानलेवा हमले के मामले बढ़े हैं, लेकिन उनका आरोप है कि राज्य सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। प्रसाद के मुताबिक राज्य के ब्राह्मण समाज के लोग उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस अन्याय को रोकने के लिए पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। उनके मुताबिक ब्राह्मण चेतना परिषद इसके लिए अब हर जिले में ब्राह्मण चेतना संवाद शुरू करेगा। सोशल मीडिया के जरिए संवाद से ब्राह्मण समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क किया जाएगा। और सावन के पहले सोमवार को सीएम योगी ने भी आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना की। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।